हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था बाय द टाइटल ऑफ मशीन लर्निंग रोड मैप फॉर 2022। पूरे 2.5 घंटे का था वो वीडियो और उस वीडियो में मैंने एकदम स्क्रैच से लेकर के 6 मंथ्स के अंदर एक बढ़िया मशीन लर्निंग इंजीनियर कैसे बनना है इस चीज़ का रोड मैप बताया था। अब ऑनेस्टली वो वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया था और मुझे लगता है वो वीडियो आपके काम भी आएगा। बट उस वीडियो की एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उस वीडियो में जो भी मैंने आपको रोड मैप दिया है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है और मिनिमम आपको 6 महीने लगेंगे उसको कवर करने में। तो उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बैकअप वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप स्मार्टली कैसे डेटा साइंस सीख सकते हो। तो ये वीडियो वही बैकअप वीडियो है जहाँ पे मैं आपको अपने 10 टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे उस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप डेटा साइंस बहुत स्मार्टली जल्दी से सीख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चलो फिर गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ माय टिप नंबर 1। सो जब आप डेटा साइंस सीखना स्टार्ट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि कुछ ऐसी चीजें आपको पढ़नी है जिनको पढ़ने के बाद आप उनको और कई चीजों को पढ़ने में इस्तेमाल करोगे, जैसे कि पाइथन। अब आपको पाइथन पढ़ना भी है और पाइथन इतना यूजफुल है कि पूरे के पूरे इस जर्नी में कई बार आपको पाइथन यूज भी करना है दूसरी चीजों को पढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। इस तरीके की कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि पैंडास, जो कि एक डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है। आपको पहले पैंडास सीखना है और फिर उसको ना जाने कितनी बार अपने डेटा साइंस जर्नी में यूज करना है और नई चीजें सीखने के लिए। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स और सिमिलरली डेटा विजुअलाइजेशन, ये 4 चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब अपना डेटा साइंस का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो इन 4 चीजों को बहुत अच्छे से आपको सीखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से ना सीख करके बस हल्का फुल्का पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और फिर आगे जा करके हम रियलाइज करते हैं अरे मैंने तो उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, और फिर मुझे दोबारा पीछे जा करके पाइथन जैसी चीज को कवर करना पड़ता है। तो ये सारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको प्लीज सही से कवर करके आगे बढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आप कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसमें पाइथन यूज हो रहा है तो आपको एटलीस्ट पाइथन समझने में परेशानी नहीं होगी, बिकॉज वो आपके दिमाग में क्लियर है। सो मेरा टिप नंबर 1 है कि कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेटा साइंस जर्नी में। और उन 4 चीजों का नाम मैं फिर से लेता हूं: पाइथन, पैंडास जो कि एक लाइब्रेरी है पाइथन का, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और फोर्थ डेटा विजुअलाइजेशन। ये 4 चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इनको यूज करके आप नई चीजें सीखोगे आगे जाके। तो ये आपके फंडामेंटल्स हैं, इसको प्लीज क्लियर करके रखो। मेरा टिप नंबर 2, नॉट ऑल एल्गोरिदम्स आर सेम। अब मशीन लर्निंग में हम जब घुसते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्निंग दीज एल्गोरिदम्स, लीनियर रिग्रेशन, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट और बहुत सारे एल्गोरिदम्स। इनफैक्ट अगर आप एक बार बैठो और रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 25 एल्गोरिदम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एंड सिंस मैंने ये कवर कर रखे हैं तो मुझे पता है कि इनमें से एक एक एल्गोरिदम को पढ़ने में और अच्छे से समझने में कई बार हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आप हर एल्गोरिदम को पढ़ने जाओगे तो हफ्तों अगर आप मिला लो तो महीने तो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। बट ये स्मार्ट तरीका नहीं है। मुझे अपनी जर्नी से याद है कि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मशीन लर्निंग का हर एल्गोरिदम आना चाहिए, मैंने दिल पे ले लिया था, ठीक है। और जब तक मुझे सारे एल्गोरिदम्स नहीं आएंगे मैं अगले स्टेज में नहीं जाऊंगा, और मेरा अगला स्टेज था प्रोजेक्ट्स बनाना, और ये बिल्कुल गलत डिसीजन था। मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिदम्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज भी नहीं आते, ठीक है। और वही मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एल्गोरिदम्स दूसरे एल्गोरिदम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लीनियर रिग्रेशन का बात करो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बात करो, एसवीएम का बात करो, आप डिसीजन ट्रीज का बात करो, रैंडम फॉरेस्ट, बैगिंग, बूस्टिंग, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। हर इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इन एल्गोरिदम्स के बारे में पता होना चाहिए।
बट कभी कभी ही ऐसा होगा कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा हिडन मार्कोव मॉडल के बारे में, या फिर आपसे पूछा जाएगा टी स्ने के बारे में, ठीक है। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि थोड़ा स्मार्टली प्लान करो अपने पढ़ाई को। अगर आपका अगला स्टेज है इंटरव्यू देना, या फिर आपका अगला स्टेज है प्रोजेक्ट्स बनाना, तो उस स्टेज में जैसे ही आप इंपॉर्टेंट वाले एल्गोरिदम्स कर लो, चले जाओ, ठीक है। ये मत रखो अपने दिमाग में कि भाई मुझे पहले 25 के 25 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अच्छे से आने चाहिए तभी मैं इंटरव्यू दूंगा। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लो, प्रोबेबिलिटीज पे खेलो। सभी को पता है कि अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे तो लीनियर रिग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो वो हम अच्छे से पढ़ते हैं। और हमें यह भी पता है प्रोबेबिलिटीज से कि टीसने से 10 इंटरव्यू में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं रिस्क ले सकता हूं कि टीसने में बाद में आराम से कवर कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। जो टॉप 10 एल्गोरिदम्स है जो हर जगह पूछे जाते हैं, बहुत वाइडली एप्लीकेबल हैं, आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। और जो थोड़े कम पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं उनको फिलहाल सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दो, इससे आपका बहुत क्रूशियल टाइम बच जाएगा। मेरा तीसरा टिप है लर्न बाय डूइंग। मैं बहुत फर्मली इस प्रिंसिपल में बिलीव करता हूं कि आप तभी ज्यादा सीख पाते हो जब आपके दिमाग में वाई, WHY क्लियर होता है। खुद सोच के देखो यार, आपने बचपन में शायद एग्जाम हॉल में कभी ना कभी चीटिंग की होगी, एंड गेस व्हाट, आपको वो क्वेश्चंस कभी याद नहीं रहेंगे जो आपने नॉर्मली एग्जाम में लिख दिए अपने कॉपी में आपको, लेकिन वो क्वेश्चंस जरूर याद होंगे जिन क्वेश्चंस को आपने चीटिंग करने में यूज किया। मतलब आपके फ्रेंड ने उसका आंसर पूछा या फिर आपने किसी से उसका आंसर पूछा, वो क्वेश्चंस और वो आंसर दिमाग में बैठे रहते हैं सालों साल। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन के साथ एक वाई एसोसिएटेड है, ठीक है। आपने चीटिंग की, आपने रिस्क लिया ताकि आपके नंबर्स अच्छे आए। सिमिलरली आप जो भी पढ़ते हो, अगर उसके साथ एक वाई अटैच्ड हो ना, तो वो मेमोरी में जाके चिपक जाता है और लंबे पीरियड तक रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोजेक्ट्स बनाओ। जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, तो आपकी लर्निंग्स को, आपके नॉलेज को एक वाई का सहारा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने उस प्रोजेक्ट में यूज किया था। क्यों यूज किया था? बिकॉज ये पर्पस सॉल्व कर रहा था। तो जैसे ही आप इस तरीके से पढ़ने लग जाते हो कि आपने एक एल्गोरिदम पढ़ा, उसको एक प्रोजेक्ट में यूज किया, तो उस एल्गोरिदम के प्रिंसिपल्स आपको कहां यूज हो रहे हैं ये दिखने लग जाएंगे। और जैसे ही ये आपका एसोसिएशन क्रिएट होने लग जाएगा आपके दिमाग में, आपकी जो लर्निंग है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। सो मेरा ये आपको एक सजेशन है कि कितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, पर एक प्रोजेक्ट हमेशा बनाओ। जब भी आपको लगता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सीख करके निकला हूं, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए एक छोटा सा तो प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल बनाना चाहिए। टिप नंबर 4, अंडरस्टैंड द रिवॉर्ड सिस्टम। सो आपको एक चीज शायद पता होगी कि आप कभी भी कोई चीज अगर स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ में, जैसे आपने बोला कि मैं आज से हेल्दी बनने का ट्राई करूंगा, या फिर आपने बोला कि मुझे डेटा साइंस सीखना है, तो जब भी आप कोई चीज को स्टार्ट करते हो ना, तो आप थोड़ा मोटिवेशन लेके स्टार्ट करते हो। मोटिवेशन को पर्सनली मैं हमेशा पेट्रोल बुलाता हूं, बिकॉज दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती हैं। महंगा है और जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका जो मोटिवेशन है, आप उसको लेके स्टार्ट करते हो, बट थोड़े टाइम के बाद मोटिवेशन घटने लगता है। ये शायद आप भी अग्री करोगे कि जितने जोश से आप फर्स्ट डे स्टार्ट करते हो, 1 महीने बाद उतना जोश नहीं रहता। तो इसीलिए यहां पर आपको अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना चाहिए। सो रिवॉर्ड सिस्टम क्या है कि आप अपने दिमाग को कुछ तरीके से खुशी देते हो कि अगर आपने ये टारगेट फुलफिल किया तो फिर तुमको ये मिलेगा, ठीक है। जैसे बच्चों को रिवॉर्ड दिया जाता है, प्राइजेस दिए जाते हैं उनसे काम करवाने के लिए, सिमिलरली आपको भी अपने लिए इस तरह का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि अच्छा, जैसे ही मैं ये अगला एल्गोरिदम कंप्लीट करूंगा मुझे कुछ ये चीज़ मिलेगी, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। आप खुद को ही वो गिफ्ट दो, लेकिन अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, जो मैंने अपनी जर्नी में देखा कि रिवॉर्ड सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड था, प्राइस था मेरे दिमाग में, वो था कि मुझे अपना पहला वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर एक मशीन लर्निंग मॉडल चल रहा हो, ठीक है। ये मेरा पहले दिन से गोल था कि मुझे अपनी पहली वेबसाइट बनानी है, क्योंकि मैं वेब डेवलपर था तो मुझे वेबसाइट्स बनाना भी अच्छा लगता था और मुझे मशीन लर्निंग में भी इंटरेस्ट था। तो मेरा गोल वॉज टू बिल्ड अ वेबसाइट जो इंटेलिजेंट हो, जिसके अंदर एक मशीन लर्निंग मॉडल रन कर रहा हो। अब मुझे मशीन लर्निंग बिल्कुल भी नहीं आती, दिस इज डे 0।
अब किसी ने मुझे बोला कि सबसे पहले तो देखो मशीन लर्निंग सीखना है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, मैंने एकदम स्टार्ट कर दिया स्क्रैच से। सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स उठाया, मैंने 1 महीना उसको चाटा। उसके बाद मैंने लीनियर अलजेब्रा उठाया, ऑलमोस्ट 1 महीना उसको चाटा। उसके बाद कैलकुलस, सब कुछ पढ़ा। 4 महीने के बाद मुझे कुछ भी मैथ्स नहीं आता। समहाउ मैंने जो भी पढ़ा मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, मैंने फिर से स्टार्ट किया एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 4 से 5 महीने अपनी लाइफ के खराब कर दिए इस चीज़ में कि मुझे मैथ्स पहले अच्छे से पढ़ना है। और यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मशीन लर्निंग में आप अगर मैथ्स को इस तरह से पढ़ने चले जाओ कि मुझे सबसे अच्छे से मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद मैं मशीन लर्निंग स्टार्ट करूंगा, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। होना क्या चाहिए था, जो मैंने बाद में किया, कि मैंने मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया विदाउट इवन नोइंग द मैथ। और फिर जब जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है मैथ्स का, तो मैं तुरंत जाता था यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, मैं सर्च करता था, रिसर्च करता था, पढ़ता था। 1 दिन लगाता था, 2 दिन लगाता था, बट पलट के वापस मशीन लर्निंग पे आ जाता था। तो अब जो मेरा लर्निंग था वो मैथ्स कंप्लीट होने के बाद मशीन लर्निंग नहीं था, मशीन लर्निंग के थ्रू मैथ्स हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या फायदा हुआ कि मैं जल्दी से सीख पाया मशीन लर्निंग का पहला एल्गोरिदम, और मैं जल्दी से अपनी वो वेबसाइट बना पाया। और जैसे ही मैंने अपनी वो वेबसाइट बनाई, मुझे थोड़ा और पेट्रोल मिल गया, मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिल गया और 1 महीना पढ़ाई करने के लिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने खुद के लिए कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रखा है तो आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, ये जर्नी बहुत लंबी है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में, मास्टर करने में साल लग सकता है। अगर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज खुद से बात करो और अपने लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करो जहां पे आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स हो, मोटिवेशन हो, पेट्रोल हो। टिप नंबर 4 है कि अपने लिए 2 चीजें खोजो। पहली चीज एक मेंटोर, दूसरी चीज एक स्टडी पार्टनर या फिर स्टडी ग्रुप। मैं दोनों के फायदे बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटोर एक ऐसा बंदा है जो आपसे प्रेफरेबली 4-5 साल बड़ा है या शायद उससे भी बड़ा है, और डेटा साइंस के डोमेन में कुछ कर रहा है, मोस्ट लाइकली एक जॉब कर रहा है, बिकॉज आपको भी जॉब करनी है। ठीक है, और वो आपको हेल्प करने को तैयार हो, और हेल्प भी ऐसा कि आप बस उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो और वो आपको झट से आंसर कर दे और आपको आपका जो आगे का रास्ता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मेंटोर क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कई बार आपके दिमाग में समझ नहीं होगी कि आगे क्या करना है, बट वो मेंटोर वो चीज 4-5 साल पहले करके बैठा हुआ है, तो उसके लिए वो बहुत ट्रिवियल सी चीज है, बहुत मामूली सी चीज है। तो वो आपको 1 मिनट में उस चीज का आंसर दे सकता है, जिस चीज का आंसर निकालने में हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए। ठीक है, मतलब मुझे अभी आज के डेट में ऑन अ डेली बेसिस बच्चे और कुछ प्रोफेशनल्स मैसेज करते हैं कि सी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमें ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। और सिंस मैं सब कुछ करके बैठा हुआ हूँ एटलीस्ट उस लेवल पे, तो मेरे लिए वो आंसर करना थोड़ा इजी है। और मैं जैसे ही वो आंसर करता हूँ उनको उनका रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो उनका टाइम बचा। तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यार शिट, मुझे भी अपनी जर्नी में एक मेंटोर रखना चाहिए था या खोजना चाहिए था, बहुत हेल्प हो जाती। जहाँ पे मैं 5 सालों में पहुँचा हूँ वहाँ पे मैं शायद 3 सालों में पहुँच जाता। तो ट्रस्ट मी, अगर आप खोज पाओ, बहुत जरिए हैं खोजने के। आप अपने सीनियर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, बहुत सारे हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, हमने अपना नंबर दे रखा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके से एक मेंटोर खोजो अपने लिए, वो शॉर्टकट्स निकाल के देगा आपको। ही इज़ अ स्किल्ड ड्राइवर जिसको रास्ता पता है और शॉर्टकट्स भी पता है, और वो आपको शॉर्टकट्स बता सकता है, और वो शॉर्टकट्स आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेंटोर की ज़रूरत तो समझ में आ गई। सेकंड, आपको अपने लिए एक स्टडी पार्टनर खोजना चाहिए या फिर एक स्टडी ग्रुप खोजना चाहिए। सो स्टडी पार्टनर का कॉन्सेप्ट हमेशा से हर डोमेन में सेम है। एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल आपके बराबर का है और आप दोनों सेम बोट पे सवार हो और एक ही जगह पे जाना है। इस केस में दोनों को डेटा साइंस में जॉब लेना है। अब इससे क्या फायदा होता है ना, कि हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है। आज आपको बहुत मन कर रहा है पढ़ाई करने का, कल हो सकता है आप बहुत लो फील करो बिकॉज आपने कुछ चीज़ पढ़ने का ट्राई किया और आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपका मोटिवेशन लेवल नीचे और आपका जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था वो सब खिड़की से बाहर। ठीक है, वैसे टाइम में आपका वो स्टडी पार्टनर या फिर आपका स्टडी ग्रुप आपको उठाएगा और आपको चिल करेगा, बिकॉज आप लोग सेम एज ग्रुप के हो, प्रोबेबली फ्रेंड्स हो,
तो एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझोगे। तो बेसिकली जब आपका लो है तो वो आपको हैंडल कर लेगा, जब उसका लो है तो आप उसको हैंडल कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो खराब वाले दिन होते हैं ना, मतलब कोई 6 महीने लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ कि कम से कम 10 दिन आपका दिमाग खराब होगा। तो ये जो आपका स्टडी पार्टनर है ना, वो 10 दिनों में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल्सो साथ में पढ़ने में एक मोटिवेशन है, एक मज़ा है, आप उसको गेमीफाई कर सकते हो, आप कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। सो बहुत सारा तरीका है स्टडी पार्टनर खोजने का। मेरे ही चैनल पे इतने लोग कमेंट्स में कुछ कुछ बात करते हैं, अगर आपको लगे तो आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे से कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन कम्युनिटीज़, जो इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, और बहुत जो बड़े यूट्यूबर्स हैं मैंने देखा है उनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप वहाँ पर जाकर के किसी स्टडी पार्टनर को खोज सकते हो। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, आपको ये सब अच्छे से पता है कैसे करना है, तो बस समझो कि ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी गलतियाँ मैंने कर रखी हैं, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, आप मत करना। मेरा अगला टिप है कि अपनी डेटा साइंस जर्नी में कहीं से भी पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट एक चीज़ के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करो, और वो है kaggle.com। सो अगर आपको अभी तक Kaggle के बारे में नहीं पता, गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। Kaggle एक वेबसाइट है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे दुनिया भर के डेटा साइंटिस्ट लोग आते हैं और अलग अलग तरीके का काम करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जिसके ऊपर लोग आके काम करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। सो मुझे अपना याद है कि 2017-18 में जब मैं डेटा साइंस सीख रहा था और Kaggle ठीक ठाक स्टार्ट हो चुका था, आज जितने डेटा सेट्स हैं उतने नहीं थे उस टाइम, बट स्टिल काफ़ी लोग थे Kaggle के ऊपर। मुझे याद है कि मैं बहुत टाइम स्पेंड किया करता था Kaggle पे, ठीक है। मैं सोने के पहले फ़ोन उठाता था और डेटा सेट, जो मेरे फेवरेट डेटा सेट है, उस पर क्लिक करता था, और उस डेटा सेट के ऊपर जिन लोगों ने नोटबुक्स बना रखी हैं, मैं जाकर के नोटबुक्स पढ़ता था, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं कि मुझे कुछ सीखना है, मैं बस देखता था कि लोग किस तरीके से डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो एनालाइज कर रहे हैं, उनका स्टाइल क्या है, ठीक है। और हर दिन 15-20 मिनट के सेशन से मुझे काफ़ी नॉलेज मिलता चला गया, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं Kaggle पे, कॉन्टेस्ट होते हैं, उन कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, बहुत तरीके का नॉलेज है। जहाँ भी बहुत सारे आपके जैसे लोग होंगे, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान मिलता है, ठीक है। आपका कॉलेज में भी आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, और आपको भी पता है आप हॉस्टल में कितना सीखते हो, राइट। वो सेम चीज आपको Kaggle पे दिखाई देगी। आई लव ब्राउजिंग Kaggle, ठीक है। नए डेटा सेट्स पे जाना, लोग क्या बात कर रहे हैं उसको फॉलो करना। इनफैक्ट Kaggle का एक फीड आता है, वो फीड भी बहुत बढ़िया होता है। फीड को क्लिक करो और उस फीड में जो भी आपके पास न्यूज़ फीड आ रहा है उसमें जाओ, पढ़ो, लोग किस तरीके से डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज ब्रिलियंट, ठीक है। तो जितने दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा जस्ट 15-20 मिनट्स, कुछ ऐसे पर्पस के साथ नहीं, बस ऐसे जाओ और बस पेजेस क्लिक करते करते कुछ भी पढ़ो, एंड यू वुड सी कि वो रैंडम स्क्रॉलिंग भी ना आपको बहुत हेल्प करेगा आपके डेटा साइंस जर्नी में। यू नेवर नो, आपको वहां से आपके स्टडी पार्टनर्स मिल जाए या फिर आपके मेंटोर्स मिल जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है Kaggle के ऊपर। मेरा सजेशन मानना, Kaggle पे टाइम स्पेंड करना। मेरा अगला टिप है कि डोंट फॉलो द हर्ड, या फिर हिंदी में बोला जाए सिंपल शब्दों में तो भेड़ चाल मत चलो। जरूरी नहीं है कि सबके लिए अगर कोई चीज क्लिक कर रही है तो वो आपके लिए भी सही हो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली मैथ्स वैथ्स पढ़ने को लोगों ने बोला था, बट एक चीज और सभी ने बोली थी मुझे, और वो था कि भाई मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो एंड्रयू एनजी का कोर्स जरूर करना। और ट्रस्ट मी, मेरे को याद है वो एंड्रयू एनजी का कोर्स, वो स्टैनफोर्ड का लेक्चर बेसिकली, जहाँ पर बहुत सारे उसके फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स हैं और एक एक 1.5 घंटे का हर लेक्चर है। और मैं हर बार स्टार्ट करता था पढ़ना, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, और ऑनेस्टली मेरे को समझ नहीं आता था, ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मैं एकदम बिगिनर था, और ही वॉज वेरी आई डोंट नो क्या बोलते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ा रहे थे और स्टैनफोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे। और मैंने 3 अलग बार ट्राई किया उस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करने का, बट कभी भी मैं 5 लेक्चर्स के आगे जा ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता था, ठीक है। और उस पॉइंट पे फिर मैंने डिसाइड किया कि यार भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे एंड्रयू एनजी से। मैंने इनफैक्ट यूडेमी पे मैं गया और जो सबसे सिंपलेस्ट कोर्स मुझे लगा मैंने वो खरीदा और मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, एंड यू वोंट बिलीव उससे मुझे ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि
हो सकता है मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा होगा उतनी डिफिकल्ट चीज़ें। तो मेरा कहने का ये मतलब है ना कि लोग आपको स्टैंडर्ड बातें बताएंगे कि एंड्रो एनजी का कोर्स तो करना ही चाहिए, सही बात है, मैंने भी किया, लेकिन 1 साल के बाद जब मैं थोड़ा उस लेवल पे पहुंच गया कि मैं उनकी बातें समझ पाऊँ, तो होता क्या है कि हम हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं, भेड़ चाल फॉलो करते हैं। सभी एंड्रो एनजी का कोर्स कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, बट मेरे लिए वो क्लिक नहीं कर रहा है। तो आपको हमेशा अपने लिए जो बेस्ट काम कर रहा है वो खोजना होता है। आपको अपने लिए एक ऐसा टीचर खोजना है जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं, जिसकी बातें आपके दिमाग में जाके बैठती हैं। वो टीचर आप खोज लोगे ना तो आपका रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, जर्नी छोटी हो जाएगी, जल्दी आप अपने गोल तक पहुंचोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको हर्ड मेंटालिटी का। लोग बोलते हैं कि रिसर्च पेपर्स पढ़ो, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में काम कर रहे हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए। अब मुझे याद है मैं जब इनिशियली रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करके पढ़ता था, यार मेरे को एक लाइन समझ में नहीं आती थी, मतलब एक सिंगल लाइन नहीं, वो क्या बोल रहा है, कौन सी इक्वेशंस की बात कर रहा है, कहाँ से आया, मेरे को समझ में नहीं आता था। एंड मैंने बोला हटाओ, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं देखना। ठीक है, और मैंने सच में 2019 तक फिर मैंने कोई पेपर नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए जहाँ पे जो यूट्यूबर है वो पेपर को पढ़ करके उसका सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाता है या फिर उसका पाइथन कोड इंप्लीमेंट करके देता है, तो वो लोगों से मुझे ज़्यादा समझ में आया, पेपर पढ़ने से समझ में नहीं आता था। ठीक है, आज की डेट में भी मेरे को एक डिफिकल्ट पेपर पढ़ने में लाइक इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है यार, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग एकदम शार्प हो, आपका दिमाग मेरे जैसा भी हो सकता है जो बहुत तेजी से चीज़ें ना समझ पाए। तो इन दैट केस आप अपने हिसाब से चॉइसेस लो, अपना टीचर पसंद करो, अपनी वेबसाइट्स पसंद करो, अपने यूट्यूब चैनल्स पसंद करो और अपने हिसाब से तैयारी करो। किसी के साथ प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट आप भी वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे बाकी लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। मेरा अगला टिप है डॉक्यूमेंट योर लर्निंग्स। सो ये एक चीज़ आप आगे जाके फील करोगे जब आप थोड़ा और पढ़ने लगोगे मशीन लर्निंग। मुझे ऑलरेडी बहुत लोगों ने मैसेज किया है इस परेशानी को लेकर के, और मैं खुद भी समझता हूँ ये परेशानी क्योंकि मुझे भी हो चुकी है। सो परेशानी ये है कि आप लोगों में से बहुत लोग मुझे ये बोलते हो कि आप लोग पढ़ तो लेते हो, वीडियोज़ देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, बट इवेंचुअली 1 महीने के बाद कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हो, दोबारा से पढ़ना पड़ता है और टाइम वेस्ट होता है। और ये एकदम वैलिड बात है, ये मेरे साथ भी हुआ है एंड आई एम श्योर ये सभी के साथ होता है, अनलेस अनटिल आप आइंस्टाइन लेवल के जीनियस नहीं हो, हम सभी के साथ ये होता है। इसका रीज़न ये है ना कि हमारा दिमाग सिर्फ उन चीज़ों को ही कंटेन करता है लंबे पीरियड तक जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपने काइंड ऑफ उसको कहीं पे अप्लाई किया होता है या यूजफुल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो और फिर आप उसको यूज़ ना करो, बस ऐसे ही छोड़ दो, तो आपका दिमाग उसको अनयूजफुल इंफॉर्मेशन समझ करके भूल जाएगा, हटा देगा। तो कायदे से मेरे लिए जो टेक्निक बहुत काम की वो ये था कि मैं अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करने लगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर आज कुछ पढ़ा, लेट्स से आपने SVM एल्गोरिदम पढ़ा, अब हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के बाद आप भूल जाओ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए, कहीं पे लिख लेना चाहिए। ठीक है, इट कुड बी अ कॉपी, इट कुड बी अ ब्लॉग, इट कुड बी अ कैगल नोटबुक, इट कुड बी अ यूट्यूब वीडियो, या फिर आप किसी को पढ़ा दो। इसमें से कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हो ना, तो आप उस पूरे मोमेंट को रीलिव कर रहे हो, दोबारा से कहीं पे उतार रहे हो, और वो उतारने के प्रोसेस में क्या होगा ना, वो फिर आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। इनफैक्ट मैं आपको अगर अपना पर्सनल लर्निंग टेक्निक बताऊं, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप एक डिफिकल्ट एल्गोरिदम कैसे पढ़ते हो। मैं आपको बताता हूं मैं कैसे पढ़ता हूं, और ये मैं 2012-13 से फॉलो कर रहा हूं। सो कभी भी मैं कोई डिफिकल्ट एल्गोरिदम जब पढ़ रहा होता हूं तो मैं उसको ऐसे पढ़ रहा होता हूं कि मैं ऐसे सोचता हूं कि मुझे तुरंत इसको पढ़ के किसी को पढ़ाना है, और मैं जैसे ही पढ़ता हूं तुरंत मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि अब मुझे सेम चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो किसी को समझानी है। ठीक है, एंड दिस इज माई लर्निंग टेक्निक। और जैसे ही मैं बोलता हूँ थोड़ा सा कि अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हवा में कोई आसपास नहीं है, मैं खुद के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट सिर्फ ऐसा करने से क्या होता है, वो चीज़ें मेरे दिमाग में जाके बैठ जाती हैं, डॉक्यूमेंट हो जाती हैं। और फिर मैं यूट्यूब पे तो वीडियोस बनाता ही हूँ, ये वीडियो बनाने के प्रोसेस में जब मैं रिपीट करता हूँ उस नॉलेज को, तो दिमाग और खुलता है और वो सारी की सारी चीज़ें रिटेन हो जाती है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है,
आपको अपना एक मैकेनिज्म खोजना है जो आपके लिए काम करता है। मेरे लिए ये वीडियो है, ठीक है, आपके लिए हो सकता है एक ब्लॉग हो, या फिर किसी को पढ़ाने लग जाओ, आप कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप डॉक्यूमेंट करने लग जाओ उसको, तो आप कम भूलोगे। भूलोगे तो तब भी, ऑब्वियस बात है, बट कम भूलोगे, ठीक है। तो ये भी एक टिप आप याद रख सकते हो। मेरा टिप नंबर 9 है फोकस्ड लर्निंग। सो फोकस्ड लर्निंग का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पढ़नी चाहिए, एक साथ मल्टीपल चीजें मत पढ़ो। मतलब मेरा कहने का यह है कि आप इस तरीके से अपना स्टडी प्लान मत बनाओ कि आप एक ही दिन में आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा मशीन लर्निंग भी पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा पाइथन भी पढ़ रहे हो। तो सुबह आपने मशीन लर्निंग पढ़ा, दोपहर में आपने मैथ्स पढ़ा, शाम में आप पाइथन पढ़ रहे हो। अब ऑल्दो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे चीज़ों को तो आप जल्दी कवर कर पाओगे, क्योंकि आप एक साथ मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। बट मैं अपना आपको बता सकता हूँ कि आई प्रेफर कि मैं दिन भर में एक ही चीज़ अच्छे से पढूं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सी आप डिसएग्री कर सकते हो, अगर आप बचपन से पैरेलल लर्निंग कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अपना रीज़न बताता हूँ कि मैं क्यों एक सिंगल चीज़ पे पूरे दिन फोकस करता हूँ। सो इनहेरेंटली हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शार्प होता है हमारा दिमाग, बट उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही थॉट अपने दिमाग में रख सकते हैं। आप सोच के देखो, किसी भी मोमेंट पे आपका दिमाग सिर्फ एक थॉट अपने दिमाग में रख सकता है। जैसे इस पॉइंट पे मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का कंटेंट ही चल रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं आ सकता, राइट। तो होता क्या है कि आप लेट्स से सुबह आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक पढ़ा, अब आप दोपहर में बैठ के थोड़ा सा टीवी देख रहे हो या ब्रेक ले रहे हो। अब क्या होगा कि आपका दिमाग सबकॉन्शियसली थोड़ा सोचेगा जो आपने पढ़ा है, और कुछ नए आइडियाज और कुछ नए नोशंस डेवलप करेगा ऑफ टाइम में। अब अगर आप सुबह मशीन लर्निंग पढ़ लो और फिर आप मैथ्स पढ़ने लग जाओ, और अब आप थोड़ा खाली बैठे हो ना, तो आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, थोड़ा सा उसको बोझ लगेगा कि क्या सोचना चाहिए, किस चीज़ को किससे कनेक्ट करना है। सो मैंने पर्सनली हमेशा फील किया है कि रादर देन कवरिंग 3 स्मॉल टॉपिक्स इन अ डे, यू शुड कवर 1 बिग टॉपिक इन अ डे। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर चीज़ों को कनेक्ट करने में थोड़ा इजी फील होता है, और आपका जो लर्निंग होता है वो थोड़ा और कंक्रीट होता है जब आप एक बार में एक चीज़ फॉलो करते हो। और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि मेरा जो रोड मैप है उसमें मैंने एक बार भी आपको ऐसा नहीं बोला कि 6 महीने में आप एक साथ 2 चीज़ें करो। मैंने हर पॉइंट पे ये मेक श्योर किया है कि एक चीज़ को ख़त्म करने के बाद ही आपको दूसरी चीज स्टार्ट करनी है। तो ये मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं। आई नो आप लोगों में से बहुत लोग डिसएग्री करोगे, और कर भी सकते हो, आप बिल्कुल अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपका खुद का लर्निंग स्टाइल है। मैंने अपना लर्निंग स्टाइल शेयर किया, इफ यू अग्री यू कैन फॉलो इट। सो मेरा लास्ट टिप है गाइज, टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अपना कॉमन सेंस इंप्रूव करो। मैं पहले डेवलपमेंट में था, एज इन वेब डेवलपमेंट किया करता था, और फिर मैंने मशीन लर्निंग में स्विच किया। और अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है दोनों फील्ड्स में, तो मैं आपको बोलूँगा कि कोडिंग करते हुए, डेवलपमेंट करते हुए आपको थोड़ा स्पेशल सेंस होना चाहिए या इंटेलिजेंस होना चाहिए, और आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होता है कोडिंग में सर्वाइव करने के लिए। वेयर एज डेटा साइंस में आपको बहुत कॉमन थिंकिंग चाहिए होता है, कॉमन सेंस चाहिए होता है। आपको बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोचना है, आपको बहुत ज़्यादा अलग से दिमाग नहीं लगाना है। आपके डेटा में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो आपको देखनी है, खोजनी है। तो इसके लिए लगता है कॉमन सेंस, ठीक है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई कॉमन सेंस तो कांस्टेंट होता होगा ना, मतलब आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो, ये तो एक टैलेंट है, जिसके पास जितना है उतना है। मैं डिसएग्री करूंगा। मेरे हिसाब से आप अपना कॉमन सेंस इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे को लगता है कि पिछले 5 सालों में मैंने अपना कॉमन सेंस इंप्रूव किया है। अब वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में जब आप जॉब करोगे तो वहाँ पे बहुत यूज़ होगा कॉमन सेंस, ठीक है। आप किसी भी डेटा पे काम कर रहे हो, वहाँ से चीज़ें निकालने में कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, ठीक है। कई तरीके हैं, मैं आपको 1-2 पर्सनल जो तरीके मैं यूज़ करता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्शियसली आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करो जो कॉमन सेंस
बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी बुक्स इस तरह की हैं जो आपको डायरेक्टली काइंड ऑफ कॉमन सेंस इंस्टिल करेंगे आपके अंदर। जैसे रिसेंटली मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोल करके, और इस किताब में जो ऑथर है उन्होंने बहुत रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में स्टैटिस्टिक्स कैसे घुसा हुआ है, छुपा हुआ है, वो इस किताब में बताया है। और ट्रस्ट मी, मैं इस तरह की किताबें पिछले 4 सालों से हमेशा पढ़ते रहता हूँ रेगुलर इंटरवल्स पे। अभी ये है, इसके पहले कोई और था। मैं हमेशा फॉलो करने का ट्राई करता हूँ इस तरह का कंटेंट। मैं यूट्यूब पे इस तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है मैंने, जहाँ पे इस तरह का कंटेंट आता है जो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं। तो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने से क्या होता है कि आप थोड़ा उस तरीके से सोचने लगते हो, ठीक है। और जैसे आप सोचने लगते हो तो आपका कॉमन सेंस थोड़ा इंप्रूव करने लगता है। सेकेंड, एक चीज़ जो मैं 3-4 साल पहले बहुत करता था जब मैंने नया नया मशीन लर्निंग स्टार्ट किया था, सो उसी टाइम पे मैंने शेरलॉक जो सीरीज़ है वो भी देखना स्टार्ट किया था। और मेरे को वो कैरेक्टर बहुत फैसिनेटिंग लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि कैसे वो किसी रूम में घुसता है और बस चीज़ों को देख करके कंक्लूजन्स ड्रॉ कर देता है। तो मैंने सोचा था कि मैं भी अब से ऐसा किया करूँगा। तो मैं बस वगैरह में अगर ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं, अगर कोई बंदा लेट्स से बस में घुसा, तो मैं उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में 5 कंक्लूजन पॉइंट्स अपने दिमाग में लाने का ट्राई करता था। अब कोई तरीका नहीं था प्रूव करने का कि जो मैं बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, बट मैं ऐसा प्रैक्टिस किया करता था। और मैंने नोटिस किया कि जस्ट ये करने से, ये 5-6 महीने ट्राई करने से मेरा एनालिटिकल कैपेबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो इस तरह के आप और भी चीज़ें कर सकते हो। आप कुछ ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे, आप उन ऐप्स को डाउनलोड करो, वो भी डायरेक्टली आपके कॉमन सेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट, कॉमन सेंस ज़रूरी है डेटा साइंस में। और पॉइंट नंबर 2, इंप्रूव किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितना कॉमन सेंस लेके पैदा हुए थे उतना ही कॉमन सेंस लेके मर जाओगे। कॉमन सेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, एनालिटिकल स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड, दैट इज वाई उसको एनालिटिकल स्किल बोला जाता है। स्किल्स को आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। कैसे इंप्रूव करोगे? कंटेंट कंज्यूम करो, ठीक है, लॉजिकल कंटेंट। आप वो शेरलॉक वाला गेम खेलो अपने साथ, ठीक है, या अपने फ्रेंड के साथ। और थर्ड, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत तरीके के ब्रेन गेम्स होते हैं जहाँ से आप इस तरह की चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो ये है मेरे टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने ऑलमोस्ट मुझे हेल्प किया। इनमें से कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाया जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मुझे डेटा साइंस सीखने में, बट अगर आपको 6 महीनों में सीखना है तो आई थिंक ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। अब आप बताओ आपको कौन सा टिप सही लगा, या फिर आपकी साइड से कोई एडिशन है, कोई टिप आपके पास है जो आप फॉलो करते हो, उसको कमेंट में लिख के बताओ। बाकी यार, आई होप वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो बाय द वे, तो मैं डेटा साइंस रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ, और आप प्लीज़ एक बार मेरा चैनल चेक करो, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए डेटा साइंस की फील्ड में। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कर देना, और प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।